आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के 7th चैप्टर का पार्ट 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्थवॉर्म के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने अर्थवॉर्म स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बता दी थी, आपको नोट्स बनाने के लिए कह दिया था। ये भी कहा था कि यदि आप वहाँ तक नहीं कंप्लीट करोगे तो आगे जाकर के और कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, सब कुछ खिचड़ी बन जाएगा। याद है कि नहीं? तो पहले ये आप वीडियो देखने से पहले आपकी जो बाकी की जो वीडियोस हैं जो अभी तक हमने बना लिए हैं इस चैप्टर के, वो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट कर लें, अदरवाइज चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी। तो स्टार्ट करें अपन उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीशन करना यानी किसी चीज़ का सिक्रीशन बाहर की तरफ निकालना, है ना। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क होता है, कार्य होता है। और वो भी क्या निकालते हैं, जो भी नाइट्रोजनस मटेरियल होते हैं वो ये क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं। क्लियर हो गया? एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन वर्क क्या होता है, क्लियर। तो उत्सर्जी अंग खंडों में व्यवस्थित होता है। ये क्या होता है, ये भी बिकॉज ऑफ जो केचुए का शरीर है वो कैसा होता है, खंडों वाला होता है, सेगमेंटेड होता है। तो उत्सर्जी अंग भी खंडों में ही व्यवस्थित होगा, नेचुरल सी बात है। और उस जो वलयित नलिकाओं के बने हुए होते हैं, और इसमें क्या होती हैं, कुछ नलिकाएं बनी होती है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्यूबुलर फॉर्म में निकला हुआ है। इसी तरीके से ये तो क्या है, आहरण नाल है। ये जो सेंटर में हमने आहरण नाल देखी थी, हाँ या ना। और ये जो साइड में जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो सेप्टम, ये खंड बने हुए दिख रहे हैं, ये क्या है, इसके वलयित ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, वृक्क यानी कि नेफ्रिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, नेफ्रिडिया। ठीक है, ये वृक्क यानी कि नेफ्रिडिया बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। क्वेश्चन बनता है कि जो ये है केचुआ है, अर्थवॉर्म है, उसमें नेफ्रिडिया कितने टाइप के होते हैं और साथ ही साथ कितने खंडों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका मेन फंक्शन क्या होता है। गेट इट? हमने क्या बोला कि जो नेफ्रिडिया है वो कैसे होता है, एक तो खंडों में व्यवस्थित होता है, और कुंडल, ये जो क्या होता है, ट्यूबुलर वलयित करके इनकी व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होता है, इनका आकार होता है, जिनको हम क्या कह रहे हैं, नेफ्रिडिया कह रहे हैं। और ये नेफ्रिडिया बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्टल, ठीक है, फेरेंजियल, और थर्ड वन इज इंटेग्यूमेंट। फाइन। अभी अपन देखेंगे हिंदी के अंदर क्या क्या है और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। फाइन। ये वृक्क 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है पटीय यानी कि सेप्टल वृक्क। क्या हो गया, सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया। ठीक है, 15वें खंड से अंतिम खंड के दोनों ओर, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, जो 15वां खंड है, ये देखो पटीय कहाँ है अपना, ये रहा। ठीक है, जो 15वां खंड आएगा, यहाँ पर जो 15वां खंड आएगा, कौन सा खंड आएगा, 15 वाला। ठीक है, ये देखो ये क्या है, हमारी सेप्टल। ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया है, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, 15th वाले सेगमेंट से हो रही है। कौन से वाले से, 15 नंबर का जो हमारा सेगमेंट है वहां से स्टार्ट हो रही है ये। और दोनों और अंतरखंडीय पटों पर ये पाए जाते हैं, जो दोनों और, ठीक है, दोनों और जो अंतरखंड है वहां पर ये कैसे होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और ये आंत्र में खुलते हैं। ये कहाँ खुलते हैं, आंत्र के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों, ये सब चीज़ें पढ़ने से पहले जो हमने पहला वाला, इससे पहले वाले जो वीडियोस देखे हैं केचुए पे ओनली, ठीक है, हम अर्थवॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं अभी, तो अर्थवॉर्म के बारे में ही सुनेंगे अपन। अर्थवॉर्म के जो अपन ने वीडियो बनाए हैं इससे पहले, ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था सेगमेंट्स लिखने, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। क्योंकि जब आप ये पढ़ोगे कि आंत्र में खुलते हैं, तो आंत्र कौन से सेगमेंट पे है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आंत्र में खुल रहा है तो ये सेगमेंट कहाँ पर है। हमने बात करी थी आंत्र, है ना, आंत्रवलन, जो कि किसके बाद थे, 15वें सेगमेंट के बाद थे नीचे की तरफ। तो ये नेचुरल सी बात है, जो पटीय नेफ्रिडिया यानी सेप्टल नेफ्रिडिया वो कहाँ खुलेंगे, आंत्र में खुलेंगे। ये कहाँ है, माइंड वाली बात है। जब तक हम हमारी चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे तो यहाँ पर क्लियर, फिर आपको लगेगा कि मैम तो सिर्फ पढ़ा रही है, मैम तो सिर्फ बोल रही है, जो चैप्टर में लिखा हुआ है मैम वो बोल रही है। भैया एक्स्ट्रा तभी याद रहेगा जब आप मेरे बताए अनुसार पढ़ाई करोगे।
हाँ या ना? आप खुद सोचो कि आपको यही नहीं पता होगा भाई आंत्र कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप कैसे, फिर तो आप रटोगी ना। तो पहले क्या पता होना चाहिए, आंत्र कहाँ है ना? आंत्र कहाँ है, आंत्र वलन कहाँ है, ये सब उसका कार्य क्या है ये पता होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे। जो पटीय सेप्टल है ये क्या कर रहा है बच्चों, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वेस्ट मटेरियल, बेसिकली क्या बोलेंगे हम, वेस्ट मटेरियल जो बन रहा है ये कहाँ पर डालेगा, इस आंत्र के अंदर खोलेगा। यानी कि ये एंटीरो कह रहे हैं ना, ये एंटीरो ग्लैंड टाइप से काम करेगा कि भाई अंदर की तरफ ये प्रोडक्ट को, ये एंटीरो सिक्रेटरी मतलब अंग की तरह कार्य करेगा कि अंदर की तरफ खुलेगा, ठीक है, अंदर की तरफ ही ये वेस्ट मटेरियल को डालेगा, कहाँ पर, आंत्र में। फाइन। अब अध्यावरणी वक्कक, ठीक है, अध्यावरणी यानी कि इंटेग्यूमेंट, क्या बोलेंगे इसको, इंटेग्यूमेंट, है ना, इंटेग्यूमेंट नेफ्रिडिया जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सेकंड वाली। यह शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पर, यानी कि जो इसकी इंटरनल जो लेयर है उसमें आस्तर पे तीसरे खंड से अंतिम खंड पर, आपको पता है तीसरे खंड पर क्या पाया जा रहा था, हमने बोला था फर्स्ट जो है वो हमारा मुख था, ठीक है, जो 3 तक मुख गुहा में खुल रहा है, याद आ रहा है, 3 तक मुख गुहा में खुल रहा है, और चौथे नंबर पे हमने बोला था ग्रसनी जो आ रही है, फिर जो ग्रसनी है वो 5वें से कहाँ पर जा रही थी, हमारी ग्रसिका में, याद आया, हमने ये बात करी थी पहले वाले वीडियो में। तो हमने क्या बोल रहा, अध्यावरण वृक्कक यानी कि इंटेग्यूमेंट नेफ्रिडिया के बारे में हम बोल रहे हैं। ये शरीर की देह भित्ति के आंतरिक आस्तर पे जो अंदर वाला जो एपिडर्मिस है, एंडोडर्मिस है, उसके ऊपर तीसरे खंड से जो अंतिम वाला खंड है, लास्ट जो सेगमेंट है, वहां तक ये चिपके रहते हैं और शरीर की सतह पर ये खुलते हैं। कहाँ पर खुलते हैं, जो शरीर की सतह है उस पर ये खुलते हैं। फाइन। अब पहले आप देखो कि जो अध्यावरणी है, ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हो, कलर चेंज कर लूँ एक बार, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये क्या है, अध्यावरणी। अध्यावरणी यानी कि हमारा इंटेग्यूमेंट नेफ्रिडिया के बारे में बात हो रही है। हम कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 15वां आ गया, ये अध्यावरणी है, ठीक है, ये यहाँ पर 3 से लेकर के अंतिम खंड तक। आप ये मत सोचिए कि मैम ने तो यहाँ अध्यावरणी लिखा है तो ये यहीं पर ही होगा, नहीं, हम बोल रहे हैं ये 3 नंबर से लेकर के जहाँ पर अपनी ग्रसनी वाला है, ये देखो ग्रसनी है, ये 3 नंबर मुख तक आएगा यहाँ पर, फिर ये चौथा नंबर होगा, ये 3, यहाँ इस 3 से लेकर के ये लास्ट तक खुल रहे हैं, कौन सा, इंटेग्यूमेंट नेफ्रिडिया। फाइन। तो अब हमने बोला जो इंटेग्यूमेंट नेफ्रिडिया है, ठीक है, कहाँ पर, ये 3 नंबर से मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ग्रसनी यहाँ पर आ रही है अपनी, तो ये मान लीजिए ये मुख है ना, ये यहाँ पर अपना मुख गुहा है, क्या है, मुख गुहा है। इसके बाद से अपनी ग्रसनी शुरू हो रही है, ग्रसनी, फिर अपनी ग्रसिका, और फिर डिफरेंट पार्ट्स। तो हम फिर आर नाल अपनी हो गई, फिर यहाँ पर अंतवलन हो जाएगा, इसके बाद में हमारी आंत्र हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने डायग्राम देखा था। तो अभी क्या बोल रहा है कि जो हमारी इंटेग्यूमेंट है ना, इंटेग्यूमेंट नेफ्रिडिया है, वो यहाँ पर 3 से लेकर के जो अंतिम खंड है, यानी कि जो लास्ट सेगमेंट है, वहां तक प्रेजेंट होती है, और ये शरीर के जो छिद्र होते हैं, सतह होती है, वहां पर खुलती है, ठीक है। अब फिर हम बोल रहे हैं ग्रसनीय वृक्कक, यानी कि फेरेंजियल, एक मिनट कलर चेंज कर लूं, फेरेंजियल, ठीक है, फेरेंजियल नेफ्रिडिया के बारे में बात हो रही है। तो फेरेंजियल नेफ्रिडिया कहाँ है, ग्रसनीय वृक्कक, ये देख रहे हो आप, ग्रसनीय वृक्कक, ये ग्रसनीय वृक्कक कौन सी है, हमारी फेरेंजियल नेफ्रिडिया। 3 युग्मित गुच्छों के रूप में, ये चौथे, 5वें और छठे, ठीक है, चौथे, 5वें, छठे, यानी कि ग्रसिका, है ना, ग्रसनी आ गई हमारी और ग्रसिका आ गई, एम आई राइट, हाँ या ना। तो चौथा, 5वां और छठा, जो चौथा और 5वां है और एक छठा है, ठीक है, ये 2 अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं, भी बताऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या ओपन होता है। ये 3 युग्मित गुच्छों के रूप में देख रहे हो आप, वहाँ, एक मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा बच्चों, 1 2 3,
है ना, पेयर है ये 1 पेयर, ये 2 पेयर और ये हमारा 3 पेयर। भाई पेयर हो गए ना, 3 गुच्छों के रूप में प्रेजेंट है। ये विभिन्न प्रकार के वृक्कक संरचना में मूलतः समान होते हैं। जितने भी अपना वृक्कक है उसमें ये संरचना जो होती है वो समान रहती है। वृक्कक शरीर में तरल के आयतन एवं संघटन का नियमन करते हैं। जो भी लिक्विड है ना, जो भी लिक्विड है उसका जो आयतन होता है ना, कितने आयतन पे ये फैला हुआ होगा और क्या इसका संगठन होगा, जो भी फ्लूइड है अंदर की तरफ उसका जो आयतन है और उसका जो संगठन है, वृक्कक क्या करते हैं, उसका नियमन करते हैं। क्या करते हैं, उसका नियमन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो बॉडी फ्लूइड होता है उसका जो संगठन और आयतन है उसका नियमन कौन करेगा, तो हम बोलेंगे वृक्कक करेंगे, नाफ्रिडिया करेंगे। वृक्कक कीपनुमा सिरे से प्रारंभ होता है। ये आप देख रहे हो, ये कीपनुमा, एक तरह से कीपनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये वृक्कक जो होते हैं कीपनुमा संरचना से प्रारंभ होते हैं और गुह्य कक्ष से आंतरिक अतिरिक्त द्रव में संचित रहता है। मतलब ये अंदर की तरफ, ये जो दिख रहा है बाहर, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको इधर की तरफ, ये क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ संचित होते रहते हैं। कीप वृक्कक के नलिकीय भाग से, है ना, कीप जो कीप है वो वृक्कक के नलिकीय भाग से, ये ट्यूबुलर दिख रहा है, ये ट्यूबुलर फॉर्म दिख रहा है। एक बार कलर चेंज करना पड़ेगा भाई। ये ट्यूबुलर फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये जुड़े हुए हैं, हाँ या ना। तो और ये उत्सर्जित पदार्थों को छिद्र के द्वारा शरीर से एकत्रित कर आहार नाल से बाहर डालता है। क्या हुआ बच्चों, इधर देखो, ये कौन सी होती है, हमारी आहार नाल होती है, हाँ या ना। ट्यूबुलर फॉर्म में यहाँ पर अपना क्या जुड़ा हुआ है, फेरेंजियल वृक्कक, है ना, फेरेंजियल वृक्कक जुड़ा हुआ है चौथे, पांचवें और छठे खंड में। ठीक है, चौथे, पांचवें और छठे खंड में होता है। जो छठा खंड है ये बक्कल कैविटी में खुलता है। ठीक है, ये बक्कल कैविटी में ओपन होता है और जो 4th और 5th है ये हमारा देह गुहा में खुलता है। ठीक है, ये कहाँ खुलता है, देह गुहा में ओपन होता है। और ये क्या बोल रहा है कि जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या होता है, जो आहार नाल है वहां से होता हुआ है, क्योंकि जो हमारा ये नाफ्रिडिया उत्सर्जन तंत्र है वो कहाँ तक है, लास्ट खंड तक है। हमने ये बोला, हाँ है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो आहार नाल होती है वो भी लास्ट तक होती है, ये बात सही थी। तो वहां पर ये इकट्ठा करता जाएगा और शरीर का जो एनस होता है वहां पर ये लास्ट सेगमेंट में उसको छोड़ देगा। तो ये छोड़ने का काम लास्ट में कौन करता है, ये वाला कहाँ गया हमारा, इंटेग्यूमेंट वृक्कक। जो इंटेग्यूमेंट वृक्कक होता है ना बच्चों, वृक्कक, वो क्या करता है, जो भी उत्सर्जन पदार्थ है उस वेस्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है। जबकि जो सेप्टल वृक्कक है, यानी कि जो सेप्टल नाफ्रिडिया है, वो शरीर के अंदर की तरफ वेस्ट को पहुंचाता है और अंदर से बाहर की तरफ शरीर पे पहुंचाने के लिए ये अध्यावरणी वृक्कक कार्य करते हैं। क्लियर होगी दोनों में डिफरेंस, समझ में आ गया आपको ये वाला पार्ट। अब हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र। क्या देखेंगे हम, तंत्रिका तंत्र, यानी कि नर्वस सिस्टम है इसका। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडीय गुच्छिकाओं में, यानी कि गैंग्लिया के रूप में, यहाँ पर क्या है कि जो भी नर्वस है वो नर्वस सिस्टम है। जैसे हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम की बात करें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, हमारे ब्रेन में कितने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, हाँ या ना। लेकिन जब हम कैचवे के गैंग्लिया की इसकी न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो ये सिर्फ गैंग्लिया का होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होता है और दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। कैसे, 2, मतलब जो 2 होती है यहाँ पर तंत्रिका रज्जु, वहाँ पर ये क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर, बहुत सारी तंत्रिकाएं क्या होगी यहाँ पर, इकट्ठी हो जाएगी और गुच्छिका का निर्माण करेगी। बहुत सारी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक गुच्छिका का निर्माण करेंगे। अग्रसिरे पर, अग्रसिरे बोला तो मुख की तरफ, है ना, अग्रसिरा क्या है, मुख की तरफ। तो तीसरे से चौथे खंड में, तीसरा और चौथा खंड कहाँ है, मुख गुहा और ग्रसनी, मुख गुहा और ग्रसनी है हमारा चौथा और तीसरा खंड। तंत्रिका रज्जु 2 सिरों में विभक्त होकर के क्या बोल रहा है, ये देखो अपना 1st, 2nd, 3rd दिख रहा है, 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, और ये 4th। ये देखो 3rd और 4th पे क्या बोल रहा है, सेरेब्रल
गैंग्लिया प्रेजेंट है। हम भी ये बोल रहे हैं कि ये इकट्ठी होकर एक तो गुच्छिका बना लेगी। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। हमने जब तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, नर्वस टिश्यूज पढ़े थे, हाँ या ना, तो हमने ऐसी कुछ संरचना देखी थी जहाँ पर एक्सॉन और ये सब निकले होते हैं, बीच में स्वान सेल्स होती हैं, याद आ रहा है कुछ, हाँ या ना। वैसी ही वो तंत्रिका तंत्र होती है। अब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो तीसरा और जो चौथा पार्ट है ना, तीसरा और चौथा पार्ट है, तो आप देखोगे अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु, क्या तंत्रिका रज्जु दो सिरों में विभक्त होकर के ग्रसिका को घेरते हुए, यानी कि चौथे से फिर पांचवे की तरफ कौन खुलती है, ग्रसनी ग्रसिका में खुलती है, हाँ है ना। पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका सेरेब्रल गैंग्लिया से मिलती है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाता है। अब देखो डायग्राम में समझ में आएगा क्या हुआ। यहाँ पर ये क्या है, आहार नाल है, बीच में जो है वो है आहार नाल, ठीक है। फिर हम बोल रहे हैं ये दो गुच्छिकाओं में, यहाँ पर ये क्या बना लेगी, गुच्छिका, गुच्छे बना लेंगी मिल करके, और फिर जब ये ग्रसिका जो ग्रसनी और मुख द्वार से होती हुई ग्रसनिका और ग्रसिका में जाएगी, तो ये क्या बना लेगी, सेरेब्रल गैंग्लिया बना लेगी। क्या बना लेगी, सेरेब्रल गैंग्लिया बना लेगी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखो, ये जो है ये क्या है, ये वाला आकार आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन। मतलब जो गैंग्लिया है ना, वो क्या हो रही है, सेगमेंटेड, अलग अलग, क्योंकि खंडों में विभाजित होता है केंचुए का शरीर, तो ये भी कैसे होंगी, सेगमेंटेड होगी। तो हमने क्या बोला इसको, सेगमेंटेड गैंग्लियन। वेंट्रल नर्वस कॉर्ड, जो कॉर्ड होगी है ना, जो कॉर्ड होगी इसकी, वो कहाँ पर होगी, वेंट्रल की तरफ, है ना, कहाँ पर होगी, वेंट्रल साइड की तरफ। मैंने आपको बता ही दिया है डॉर्सल और वेंट्रल साइड में अंतर, ठीक है। तो ये क्या है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, यानी कि शरीर के अग्र भाग की तरफ मिलती है ये। फिर हम बोल रहे हैं नर्वस टू सेकंड सेगमेंट, ये क्या है, जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व्स है, जो तंत्रिकाएं हैं, वो कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, उसके सेकंड सेगमेंट से, यानी कि दूसरे खंड से, ठीक है। ये पेस्टोमियल नर्वस, यानी कि जो पेस्टोमियल प्रेजेंट है, हाँ या ना। ये सारे वर्ड्स हम आपको अच्छे से सिखा सके हैं। प्रोस्टोमियल नर्व्स, प्रोस्टोमियल जो आगे की तरफ सबसे अग्र भाग होता है। फिर हम बोल रहे हैं बक्कल नर्व, जो ये बक्कल होती है फर्स्ट भाग पे, है ना, मुख हुआ, तो ये जो बक्कल कैविटी है, बक्कल की तरफ जो नर्व होगी इसको हम बोलेंगे बक्कल नर्व। आया समझ में ये पूरा अच्छे से डायग्राम। देखो बच्चों, जो केचुआ है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो सिस्टम बनते हैं वो पूछा जाता है कि जो सेरेब्रल गैंग्लिया है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कौन से खंड में, ये आपसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि जो तंत्रिका तंत्र है, जो कॉर्ड है, नर्वल कॉर्ड है, वो कहाँ पर, कौन से साइड में प्रेजेंट होती है, तो वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, लेकिन आपको यदि तंत्रिका तंत्र आता है ना, जो अपन अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, और तंत्रिका टिश्यू, नर्वल टिश्यू हमने पढ़ लिया है, तो हमें संरचना को समझने में ज़्यादा टफ नहीं होगा, हाँ या ना। इतना इजी है, गैंग्लिया से मिलकर होता है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग सेगमेंटेड पे होता है, वेंट्रल इसमें नर्व कॉर्ड होती है, इसके अलावा प्रोस्टियम और पेस्टोमियम पे भी प्रेजेंट होती है। फिर हम बोल रहे हैं जो बक्कल मुख गुहा होती है, बक्कल कैविटी में भी प्रेजेंट होती है, अलग अलग सेगमेंट पे अलग अलग होगा। और जहां पर सेरेब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होगा वो कहां से होगा, थर्ड टू फोर्थ पार्ट पे, ठीक है, ग्रसनी से ग्रसिका की ओर। आया समझ में, क्लियर हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र। अब हम देखेंगे आगे की तरफ, तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ में मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अब जो तंत्रिका वलय बने हैं, ठीक है, तंत्रिका वलय बने हैं प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ। जो प्रमस्तिष्क गुच्छिका कहाँ है, ये देखो, ये जो प्रमस्तिष्क गुच्छिका है ना, इनके साथ मिलकर के क्या बना रहे हैं, मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई मस्तिष्क का निर्माण कैसे होगा, कि जो तंत्रिका वलय है और जो हमारा प्रमस्तिष्क गुच्छिका है ना, सेरेब्रल गैंग्लिया, और जो ये तंत्रिका गुच्छिका जो बनी है, वो मिलकर के क्या बनाते हैं, इसका मस्तिष्क बनाते हैं केचुए का। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय के अन्य तंत्रिकाओं के साथ, जो अलग अलग नर्वस है, जो भाई बक्कल में है, प्रोस्टेमियम में है, पेरिस्टोमियम में है, अलग अलग जगह जो सेगमेंट के अकॉर्डिंग मिल रही है,
उनके साथ मिलकर के जो संवेदी आवेग आएगा, जो भी मैसेज आएगा उसको कन्वे करेंगे। और पेशीय अनुक्रियाएं, पेशीय यानी कि आपको पता है जो नर्वस सिस्टम है वो किसके साथ मिलकर के मिलता है, मस्कुलर सिस्टम के साथ में। भाई वो सिकुड़ेगा, वो आगे दौड़ेगा, जो भी उसमें संकुचन होगा वो पहले एक मैसेज के द्वारा ही तो कन्वे होगा। तो ये क्या करेंगे, उस मैसेज को कन्वे करेंगे और उसके अगेंस्ट में, उसके रिस्पॉन्स में क्या देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। क्लियर हो गई कहानी। ये तो हो गया हमारा तंत्रिका तंत्र। अब हम देखेंगे संवेदी तंत्र। संवेदी तंत्र में आंखों का अभाव होता है, यानी कि केंचुए की आंखें नहीं होती है, यानी कि केंचुए की आंखें नहीं होती है। फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो केंचुए की आंखें नहीं होती, तो फिर ये कैसे महसूस करता होगा चीज़ों को, कैसे वो करता होगा। तो आपको पता है मुख से तो ये मिट्टी खोद करके और आगे बिल बना के रह लेता है ना। लेकिन कुछ प्रकाश और स्पर्श संवेदी अंग भी इसके पास होते हैं, यानी कि जो टच सेंस को, कि कहाँ पर प्रेजेंट है, मिट्टी में प्रेजेंट है, कैसा एटमॉस्फेयर है, उसको फील करने के लिए इसके पास कुछ प्रकाश वाले, है ना, और कुछ स्पर्श वाले संवेदी अंग होते हैं, जिसको हम ग्राही कोशिकाएं भी कहते हैं। जो ग्राही कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, बाहर से संवेदन जो होता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है, वो सेंस आता है, उसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। और ये एक्सेप्ट करके किसको देती है, नर्वस सिस्टम को। और जो नर्वस सिस्टम है वो किसको करेगा कन्वे, हमारे मस्कुलर सिस्टम को। तो इस वजह से क्या होगा, उसमें संकुचन या कोई ना कोई रिस्पॉन्स बनता जाएगा, जबकि इसके पास आंखें नहीं होती है। ये प्रकाश की तीव्रता के अंतर को और पृथ्वी के कंपन को महसूस करने में सक्षम होते हैं। क्लियर हो गई बात कि भाई किस तरीके से जो उत्सर्जन तंत्र है, किस तरीके से जो तंत्रिका तंत्र है, किस तरीके से जो पेशी तंत्र है, इसके अलावा जो इसका संवेदी तंत्र है, ये कैसे कैसे को रिलेट करता है। तो जो उत्सर्जन तंत्र है वो बेसिकली इसके आहारनाल से बेसिस होगा, हाँ या ना। और जो तंत्रिका तंत्र और पेशी तंत्र, संवेदी तंत्र है, ये एक दूसरे से को रिलेट करेंगे। केंचुए में विशेष प्रकार के रसायन संवेदी अंग भी होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वादग्राही। देखो पहले हमने क्या बोला यहाँ पर कि कुछ ग्राही कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो कि प्रकाश के अंतर को फील कर सकती है, जो कि पृथ्वी से जो स्पर्श हो रहा है, इसको भी कंपन आ रहा है या धरती नॉर्मल है या कुछ हो रहा है, वो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ग्रहण कर लेगा रिसेप्टर के तौर पे। इसके अलावा विशेष प्रकार के रसायन संवेदी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं इसके पास में, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर, जो कि रासायनिक उद्दीपनों को, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उसके लिए ये प्रतिक्रिया करते हैं। और ये कहाँ पाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनकी अकरेंस कहाँ है, ये संवेदी अंग कृमि के अग्रभाग पर पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक अपन ने समझ लिया। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं इसका प्रजनन तंत्र। तो प्रजनन तंत्र में क्या क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अर्थवर्म होता क्या है, मतलब मोनोओशियस होता है कि डायशियस होता है। दैट मीन्स कि एक ही प्राणी के पास जब नर जनन तंत्र हो और मादा जनन तंत्र दोनों एक साथ हो, तो वो क्या कहलाता है, उभयलिंगी कहलाता है। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उभयलिंगी की। उभयलिंगी क्या होता है, जब एक ही प्राणी के पास नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र उपस्थित हो, तो ऐसा प्राणी उभयलिंगी कहलाता है। तो हमारा जो केंचुआ है, जो अर्थवर्म है, वो क्या है, उभयलिंगी है। दैट मीन्स हर्मोफ्रोडाइट होता है। नीट के लिए ये क्वेश्चन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज कि अर्थवर्म या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है इसका, ये कैसा प्राणी है, तो ये हमारा उभयलिंगी प्राणी है। दैट मीन्स ये हर्माफ्रोडाइट होता है। फाइन। अर्थात एक ही प्राणी में वृषण यानी कि नर एवं अंडाशय यानी कि मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि अब नर जनन तंत्र जो है यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है इसका, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों,
क्योंकि जब अपन कोकोन डेवलपमेंट देखेंगे और हम देखेंगे कि कोकोन का निर्माण कैसे हो रहा है, हाँ है ना, इसके अलावा हम देखेंगे उसमें कैसी निषेचन की क्रियाएं पाई जा रही है, एक्सटर्नल या इंटरनल, है ना, क्यों पाई जा रही है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर आपको ध्यान देना है। फाइन। तो वृक्षण क्या है, इनमें 10वें व 11वें खंड में 2 जोड़ी वृक्षण टेस्टिल पाए जाते हैं, टेस्टेड जो होते हैं पाए जाते हैं। कहाँ पर, जरा डायग्राम में हम देखें क्या एक बार। यस, क्यों नहीं मैम, हम डायग्राम में ही देखेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, ये जो वाला पार्ट है, ये क्या है, इसके 2 जोड़ी वृक्षण होते हैं जो कि 10वें व 11वें खंड में, कहाँ पर, यानी कि ये जो खंड होगा वो कौन सा होगा, 10वां एवं 11वां खंड होगा, उसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, 2 जोड़ी टेस्टेड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, यहाँ तक बात क्लियर हो गई बच्चों कि हमने एक लाइन पढ़ी कि टेस्टेड जो है, टेस्टेड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं शुक्र वाहिनियां, इनमें शुक्र वाहिकाएं 18वें वासा डिफरेंशिया खंड तक जाती है, जो कि वासा डिफरेंशिया क्या है, ये आप देख रहे हो, ये एक लंबी सी लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये देख रहे हो, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, वासा डिफरेंशिया, जो कि कहाँ तक जाएगी, 18th खंड तक, कहाँ तक जाएगी, 18वें खंड तक जाएगी। यही मैंने बोला, इनकी शुक्र वाहिकाएं 18वें वासा डिफरेंशिया कहाँ तक जाएगी, 18 खंड तक जाएगी, और ये प्रोटेस्ट वाहिनी डक्ट से जुड़ जाती है। प्रोटेस्ट वाहिनी ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, ये प्रोटेस्ट वाहिनी डक्ट के साथ में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब 2 जोड़ी सहायक अतिरिक्त ग्रंथियां 17वें और 19वें खंड में पाई जाती है, यानी कि हमने बोला कि ये जो एक्स्ट्रा ग्रंथि आपको दिख रही है, ये दिख रही है बच्चों, ये जो काले काले हैं, एक बार मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो वापस से, फाइन, ये तो क्या है, हमारे प्रोटेस्ट ग्रंथि है, हाँ है ना। फिर ये जो काले काले आपको यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये जो है अतिरिक्त ग्रंथियां हैं, ये कहाँ पर खुल रही है, यहाँ पर यदि 17वां है तो यहाँ पर क्या है, 19वां, और ये कौन सी है, 18वीं। आया समझ में। ये जो है अतिरिक्त 2 ग्रंथियां, एक तो 17वें पे प्रेजेंट है, एक 19वें पे प्रेजेंट है, और बीच में हमारे 18वें तक क्या आ रही है, वासा डिफरेंशिया जो है वो शुक्र वाहिकाओं को लेकर के आ रही है, जो इस डक्ट पे आकर के जुड़ जाती है। आई होप कि यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई है। फाइन, आगे हम देखते हैं। प्रोटेस्ट ग्रंथि संयुक्त प्रोटेस्ट यानी कि स्पर्मेटिक और शुक्राणु वाहिनी 18वें खंड में, ठीक है। यहाँ देखो, ये देखो, ये क्या है, प्रोटेस्ट ग्रंथि। अभी मैंने बताया है पीछे कि ये 18th खंड पे, 18 सेगमेंट में प्रेजेंट होती है अपनी, और एक जोड़ा नर जनन एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। ये देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हो, हाँ या ना, ये वाली लाइन, यस। इधर की तरफ देखो, ये जो लाइन है अपनी, ये कहाँ की तरफ खुल रही है, बाहर की तरफ खुल रही है। हम बोल रहे हैं एक जोड़ा नर जनन छिद्र द्वारा बाहर की ओर खुलता है। यहाँ तक क्लियर। शुक्राणु धानियां क्या है, शुक्राणु धानियां। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो दिख रही है इस तरह की जो शेप है, ये जो दिख रही है आपको, ये वाली जो शेप है इस तरह की, है ना, ये 1 मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ। अब ये देखो, कम ऑन द टॉपिक, 6 to 9 खंड तक, यानी कि ये जो खंड है, ये जो खंड है यहाँ पे, ये कैसा है, 6 से 9, ये 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये 18वें खंड से 6 से 9 खंड तक, सॉरी बच्चों, प्रत्येक खंड में एक छोटे थैलेनुमा संरचना 4 जोड़े शुक्राणु धानियां पाई जाती है। ये 4 जोड़ा है, 1 2 3 4, भाई 4 इधर है 4 इधर है, यानी कि 4 जोड़ा हो गया, हाँ है ना। 4 जोड़े शुक्र धानियां पाई जाती है। ये मैथुन के दौरान, जब मैथुन क्रिया होगी, जो भी पर पढ़ेंगे कॉप्सुलेशन, उसके दौरान क्या होगा,
शुक्राणुओं को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जहाँ पर जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, इसी 6 से 9 वाले सेगमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, शुक्राणु धानियाँ होती है। क्लियर? देखो, जब तक आपको ये प्रजनन तंत्र समझ में नहीं आएगा ना, जब तक आप डेवलपमेंट और कैप्सुलेशन नहीं देख सकते, जो कैप्सुलेशन होता है वो आप नहीं देख सकते भाई, किस तरीके से उसका फॉर्मेशन हो रहा है, तब पता चलेगा ना जब आपको प्रजनन तंत्र आएगा समझ में। एक बार वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, अच्छे से देख लो बच्चों, प्लीज रिक्वेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। प्रजनन तंत्र है, कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। पहली बात कैसा है, हर्माफ्रोडाइट, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा मैंने बोला वृक्षण, ये कैसे सेगमेंट पे है, 10th और 11th सेगमेंट पे है, 2 जोड़ी है, 10th और 11th सेगमेंट पे है, 2 जोड़ी है, ये बात। शुक्रवाहिनियां, शुक्रवाहिनियां क्या है, वासा डेफरेंशिया से मिल रही है, 18 खंड तक जाएगी, हाँ या ना, और इस प्रोटेस्ट डक्ट के साथ में जुड़ जाएगी। ये जो 2 प्रोटेस्ट डक्ट है इसके साथ जुड़ जाएगी, हमने ये बोला। प्रोटेस्ट ग्रंथि जो स्पर्मेटिक है, ये कहाँ पर है, 18वें खंड तक। ये देखो 18वां खंड आएगा, यहाँ पर 18th खंड आएगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और ये दोनों, ये जो यहाँ पर जो आकृति बनी हुई है, यहाँ पर आकर के ये ओपनिंग होगी बाहर की तरफ। शुक्राणु धानियाँ 6 से 9वें सेगमेंट पे अपने पास प्रेजेंट है, हाँ या ना। 4 जोड़ी प्रेजेंट होती है, क्या होती है, जब कॉप्सुलेशन की क्रिया होती है तो वहाँ पर स्पर्म का जो स्टोरेज होता है, क्वेश्चन है स्पर्म का स्टोरेज कहाँ होता है, तो इन्हीं स्पर्म एथिकल में प्रेजेंट होता है। ये स्पर्म एथिकल यानी कि शुक्रधानियाँ जो होती है, यहाँ पर स्टोर होता है स्पर्म, जो कि जब कोकून का फॉर्मेशन होता है तो कोकून में सबमिट हो जाते हैं और बाहर जाकर के निकल जाता है। अभी अपन पढ़ने वाले, क्लियर। अब हम देखेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फाइन, तो अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय 12वें व 13वें खंड के आंतरखंडीय पंट पर स्थित होता है। अभी क्या बोला इसने, 12वें है ना। ये देखो, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मैंने बना दी बाहर तक, ठीक है। ये जो है वो है 12वां खंड और ये जो है 13वां खंड। अब 12वें और 13वें खंड में कलर चेंज करती हूँ एक बार, है ना। ये देख रहे हो ये वाली स्ट्रक्चर, ये 12वें और 13वें खंड के यानी अंतर खंडीय पट है ना, ये क्या होंगे 12वां और ये हो गया 13वां, इन दोनों के बीच में अंडाशय प्रेजेंट है। ये देखो ये दोनों क्या है, अंडाशय होते हैं, ठीक है। फिर हमने बोला अंडवाहिनी, अंडाशय के नीचे अंडवाहिनी मुखिका में पाई जाती है जो अंडवाहिनी तक जाती है। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से, सॉरी ये जो कीप है अपनी, है ना, ये कीप जा रही है अपनी कहाँ तक, अंडवाहिनी तक जाती है। ये आपस में जुड़कर 14वें खंड तक, है ना, ये आपस में जुड़ गई ना। एक ये देखो एक कीप के द्वारा, ये एक कीप के द्वारा जुड़ गई है और क्या हो रहा है, अधर तल पर मात्र एक मादा जनन छिद्र के बाहर की ओर खुलती है। देखो दोनों जनन तंत्र जो है, जो चाहे नर हो चाहे मादा, वो बाहर की तरफ ओपनिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इससे क्या करेगी, यहाँ तक जाएगी और बाहर की तरफ ओपन होएगी। ये बहुत सिंपल सा होता है मादा जनन तंत्र। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए आपका 11th में क्वेश्चन आते हैं या फिर नीट के लिए या फिर अदर कंपटीशन एग्जाम जिसमें आप साइंस के अनाटॉमी के बारे में, एक और बात बच्चों, जो प्लांट की जो अनाटॉमी हमने पढ़ी थी, है ना, प्लांट की अनाटॉमी हमने पढ़ ली, और जो एनिमल अनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, भाई शारीर पढ़ रहे हैं ना, पौधे का शारीर भी पढ़ लिया हमने, अब हम एनिमल के शारीर की बात कर रहे हैं, अनाटॉमी की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों जो यूनिट है वो यहाँ देख लो, कलर चेंज कर देती हूँ, 4 नंबर की तो प्लांट में और 4 नंबर की ही एनिमल में है, यानी कि टोटल 16 नंबर की हो रही है। दैट मीन्स 16% नंबर आपको ये नीट में इजीली दिला देगी। आया समझ में? जो बच्चे नीट के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं अपने आप को, जो बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, वो क्या करेंगे, जो प्लांट किंगडम, जो प्लांट एनाटॉमी है और जो हमारी एनिमल एनाटॉमी है, उसमें आपको 4 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 16 नंबर, यानी 16% नंबर हम ला सकते हैं सिर्फ ये 2 चैप्टर्स के जरिए।
तो आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लो यदि आप नीट के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन बताती जा रही हूँ वहाँ वहाँ इंपॉर्टेंट बताते जाओ, इंपॉर्टेंट करते जाओ, ताकि आपकी 11th क्लास तो हो ही रही है सॉलिड और नीट भी आपका इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अब अपन जाते हैं मैथुन क्रिया पे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है, हमारी बुक में बहुत छोटे से में ये क्लियर कर दिया, लेकिन ये छोटे से में क्लियर नहीं होता है, इसके हर स्टेप में आपको समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो शुक्राणुओं के आपस में आदान प्रदान की प्रक्रिया मैथुन के द्वारा होती है। जो कॉपुलेशन होता है, कॉप्यूलेशन यानी कि जो मैथुन क्रिया है, उसमें क्या हो रहा है कि जो नर है और जो मादा है ये क्या कर रहे हैं, स्पर्म को आदान प्रदान कर रहे हैं। जब कृमि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों को, थैलो कौन सा, थैलीनुमा संरचना, वापस से चलेंगे, ये कौन सी संरचना है इनकी, थैलीनुमा संरचना है जहाँ पे स्पर्म इकट्ठे होते हैं, हाँ या ना। तो जब कृमि एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे अपने शुक्राणुओं से भरे थैलों के, जिन्हें शुक्राणुधर कहते हैं, उसमें बदल लेते हैं, यानी वहाँ पर शुक्राणु स्टोर हो जाते हैं। कोकून निर्माण पहले अपन यहाँ पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे इसके अंदर। पर्याणिका की जो ग्रंथि, पर्याणिका बोले तो क्लाइटेलियम, क्या बोलेंगे, क्लाइटेलियम। ठीक है, आ रहा है जो 14वें से 16वें खंड पे था, याद है। तो पर्याणिका की ग्रंथि कोशिकाओं द्वारा कोकून उत्पन्न, कोकूनों के परिपक्व शुक्राणु, ठीक है, जो कोकून में शुक्राणु परिपक्व हुए हैं एवं अंड कोशिकाओं में तरल जमा कर दिया जाता है। ये क्या कह रहा है कि जो भी स्पर्म बने, जो एकत्रित हुए थे, वो कोकून के अंदर ट्रांसफर हो गए हैं, कहाँ पर, पर्याणविका से। ठीक है, क्लाइटेलियम से, सिंपल थ्योरी। ठीक है, अब निषेचन एवं परिवर्धन कोकून के अंदर होता है, इसीलिए जो कृमि होता है वो मृदा में छोड़ दिया जाता है। ये तो हुई हमारी बुक वाली बात, लेकिन हम ये बुक वाली लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये तो इसने इतने से में शॉर्ट में समझा दिया, हमें नहीं समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे आया, किस तरीके से कोकून का डेवलपमेंट हुआ, क्यों हम इसको बाहरी निषेचन बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास कोई रिप्लाई नहीं है, मैं आपको रिप्लाई देना सिखाऊंगी कैसे। ये देखो डायग्राम दिख रहा है इजीली, यहाँ पर अपन पहले कलर चेंज करेंगे। सबसे पहले जब कॉप्सुलेशन की क्रिया होती है बच्चों, तो क्या होता है, एक यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले तो ये रेनी सीजन में आते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं। ठीक है, जो निषेचन होता है वो बेसिकली कब होता है, जब रेनी सीजन आता है। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं, बेसिकली 1 आवर लगता है इसको। ठीक है, 1 आवर। अब हम देखेंगे, हम क्या देखने वाले हैं कि ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगी, डोंट वरी, परेशान नहीं होना। हमको ये डायग्राम ज़्यादा देखना है, इसकी वर्ड्स बाद में देख लेंगे। और वैसे भी मैंने आपको हर चीज़ की इंग्लिश बताई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो 2 है, 1 मिनट रुको बच्चों, एक बार इधर आ जाओ। ठीक है, ये है मेरा अर्थवॉर्म ए, ठीक है, और ये है मेरा अर्थवॉर्म बी। ठीक है, इसका जो फेस है, इसका जो मुख है वो इधर की तरफ है, और जो ए वाले का मुख है वो इधर की तरफ। यानी कि जब 2 अर्थवॉर्म कांटेक्ट में आएंगे तो वो कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से अटैच होंगे। यानी कि मान लीजिए ये है हमारा अर्थवॉर्म 1 और ये है अर्थवॉर्म, ये दोनों सीधे हैं, अभी इसका माउथ इधर है, इसका माउथ इधर है। जब इनको फर्टिलाइजेशन की क्रिया करनी होगी ना, तो ये ऐसे नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे ऐसे, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में ये कॉन्टैक्ट करेंगे, एक दूसरे से ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे। आई पहली बात समझ में। तो हमने क्या बोला कि ये जो हमारा है, ये देखो यहाँ पर इसका क्लाइटेलियम है, यहीं से समझ जाओगे कि अपोजिट डायरेक्शन में, और इसका क्लाइटेलियम इस वाले डायरेक्शन में। यानी कि जब ये कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो ये कैसे आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। उसका मुख उधर है, इसका मुख इधर है। क्लियर बात, ये हमने पहली बात। तो यहाँ पर ये देखो क्लाइटेलियम दे रखा है, ये स्पर्म डक्ट दे रखी है। अभी हमने ये देखो
ये हमने देखी थी यहाँ पर स्पर्म डक्ट, हाँ या ना। फिर ये बोल रहा है स्पर्म एक्सचेंज कॉपुलेशन इन अर्थवॉर्म। अब क्या हो रहा है कि जब ये उल्टी मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये क्या करेगा, स्पर्म का क्या करेगा, एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाएगा। क्या होगा कि यहाँ पर आप देखो ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पे स्पर्म है, ये है ना, इन रेड कलर में जो दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे रेड, ये छोटे छोटे रेड, जब आप इसको ब्रॉड कर लेना, जब आप ये वीडियो देखोगे तो उसको थोड़ा सा आप जूम कर लेना तो आपको दिखेंगे छोटे छोटे रेड कलर के यहाँ पे डॉट्स हैं। ये जो रेड कलर के डॉट्स है वो क्या है, स्पर्म है, शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है। और ये सेमिनियल रिसेप्टियल, तो यहाँ पर ये जो है सेमिनियल रिसेप्टियल एक दूसरे से अपोजिट में मैच है। फिर सेमिनियल वेसिकल, ये वेसिकल है इसकी, ये यहाँ पर ये जो दिख रहे हो यहाँ पर इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है यूं हार्ट शेप में, ठीक है। ये देखो इधर आओ एक बार, यहाँ पर ये जो है इस तरह का एक डायग्राम आपको नजर आएगा। ये जो है ये क्या है, ओवरी है। क्या है ये, ओवरी है। अब हमने देखा फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया कि इन्होंने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में आए, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाया और स्पर्म को इन्होंने रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये दूसरा बोल रहा है, यहाँ देखो बी वाले डायग्राम में, यहाँ पर इसका ये जो मैंने भी बताया इस तरीके से, है ना, ये क्या है, एक्स एक है, यहाँ पर एक्स का फॉर्मेशन होगा, ओविडक्ट ये पूरी होगी, है ना, ये पूरी क्या होगी, ओविडक्ट होगी। स्लाइम ट्यूब ये जो है ये क्या है, ये वाला पार्ट यानी कि क्लाइटेलियम। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जब स्पर्म है, अच्छे से डायग्राम देखना, यहाँ पर जब स्पर्म की बात हो रही है तो यहाँ पर जो है इसका क्या हो रहा है, एग सैक बना हुआ है, यानी एग सैक बनेगा यहाँ पर। तो ये डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है, समझ में आया। तो डिपोजिशन ऑफ एग इन म्यूकस सैक, जो म्यूकस सैक है वहां पर क्या होगा, एग्स का डिपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्पर्म है, यहाँ पर एग्स है, क्रॉस हो जाएगा। अरे भाई यहाँ पर अपने पास स्पर्म है, यहाँ पर एग है, भाई एग अंडाणु और शुक्राणु का ही तो क्रॉस होने से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है कि नहीं होती है। तो एक तरफ अपने पास शुक्राणु है तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। तो ओवरी है यहाँ पर, फाइन। अब ये क्या बोल रहा है, थर्ड वाले डायग्राम में देखो, शुक्राणु, यहाँ पर देखो ये है शुक्राणु, ये है हमारी ओवरी या ओविडक्ट, ठीक है। ये शुक्राणु इसमें आ गए, ठीक है, ये शुक्राणु इसमें आ गए, ये देखो ये वाले डायग्राम में आ गए। यहाँ पर क्या हुआ, ये शुक्राणु इस ओविडक्ट में आ गए, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन क्रिया हो गई। क्या हो गई, ये फर्टिलाइजेशन की यहाँ पर क्रिया हो गई। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप देखो, अब कोकून जो ये है हमारी, ये क्लाइटेलियम जो है, ये क्लाइटेलियम क्या कर रही है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। क्लाइटेलियम जो है आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। तो 6 से 9, यहाँ देखो हमने बोला था यहाँ पर ये 6 से 9 पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ स्पर्म है, तो यानी कि ये जो है 6 से 9 पे तो आ ही गए। अब यहाँ पर इन्होंने क्रॉस कर लिया, तो अब कोकून क्या करेगा, मूव करेगा। कोकून क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, कोकून में होगी। कैसे, अब ये कोकून देखो यहाँ पहले यहाँ पर था, है ना, यहाँ पर आया, फिर ये धीरे धीरे यहाँ की तरफ बढ़ा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ की तरफ, और ये मुख की तरफ आ गया, ये मुख की तरफ आ गया। ये देखो फाइनली मुख की तरफ आ गया। अब ये कोकून जो है स्लीपिंग ऑफ का मतलब होता है कि ये वो है अर्थवॉर्म है, ये हमारा मेल वाला था, है ना, मेल ने अपने स्पर्म यहाँ पर दे दिए। ये जो आप देख रहे हो ये यहाँ पर इसकी ओवरीडक्ट है और यहाँ पर इसने स्पर्म दे दिए, ये दे दिए स्पर्म गए यहाँ पर, क्या हुआ, क्लाइटेलियम पे दोनों इकट्ठे हो गए, कौन, एग और हमारा स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म गया, केचुए का स्पर्म केचुए के ओवरी में गया और यहाँ पर क्या हुआ, अब ये हट गया, अब ये जो केचुआ है वो हट गया, सेपरेट हो गए दोनों। अब क्या होगा कि जो दूसरा बी वाला जो केचुआ था जिसमें क्लाइटेलियम था और जहाँ क्लाइटेलियम में एग और स्पर्म दोनों थे, वो क्या करेगा, कोकून का निर्माण हो गया है, कोकून धीरे धीरे मूव कर रहा है, ये इसका माउथ है ना, ये कोकून धीरे धीरे अभी ये दोनों इसमें इसके पास में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। ये लो, ये यहाँ से निकल के बाहर, ये दोनों फ्री। अब मेरे हाथ में क्या है, कोकून है, दोनों ये फ्री हो गए, अभी यहाँ पर कोकून है। अब ये जो कोकून है ना बच्चों, ये रुको एक मिनट, कलर चेंज करने दो,
मान लीजिए अपने पास इधर देखो, ये अपने पास कोकून है ना, और ये एक केचुआ था, और ये अब मैं एक ही कलर से बना रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होता है ऐसे, ठीक है। ये कोकून, ये अब इस बी वाले से कोकून जो है ये इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, और ये माउस से निकल के अपने पास ये कोकून आ गया। अब इसमें स्पर्म है और एग्स भी हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। ये देखो यहाँ पर ये डायग्राम, ठीक है, ये कोकून है, यहां से निकल गया, स्लिप्ड ऑफ का मतलब निकल गया, ठीक है, ये कोकून निकल गया। अब हम बोल रहे हैं कि जो इसमें निषेचन की क्रिया हो रही है वो कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है ना, बाहरी निषेचन यहाँ पर पाया जाता है। तो बाहरी निषेचन इसीलिए पाया जाता है कि भाई अर्थवॉर्म के शरीर में अब क्रिया ही नहीं हो रही है फर्टिलाइजेशन की। अब जो नया बनेगा, जो बेबी बनेगा, जो जाइगोट बनेगा, वो तो कोकून में बनेगा, बाहर जाके बनेगा। तो बाहर जाके बनेगा तो ये लो बाहर जाके बना लिया। इसी रीजन से कि भाई कोकून स्लिप्ड ऑफ होकर के जब बाहर जाइगोट बनाएगा, तो इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी कि एक्सटर्नल बाहर की तरफ जाकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा और जाइगोट का निर्माण करेगा। अब ये गया, जाइगोट बन गया। अब ये देखो, ये जो निकल रहा है ये क्या कर रहा है, न्यू अर्थवॉर्म, है ना, न्यू बेबी अर्थवॉर्म निकल रहा है ना। बहुत सारे अर्थवॉर्म बन गए यहाँ पर पे, जितने भी अंडाणु और शुक्राणु मिले होंगे उतने अर्थवॉर्म मिल गए और बाहर निकल रहे हैं। ये हो गया हमारा कोकून निर्माण और उसका डेवलपमेंट। आया समझ में? तो हम क्या बोल रहे हैं, अंड व शुक्राणु कोशिका को कोकून के अंदर ही निषेचन हो जाता है, कोकून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुआ। कलर चेंज कर लूं एक बार, ठीक है। तो अंड व शुक्राणु कोशिकाओं में कोकून के अंदर ही निषेचन हो गया। कृमि इन्हें अपने शरीर से अलग कर देता है, बाहर निकाल दिया, कृमि ने बाहर निकाल दिया और मृदा के नम स्थान पे ऊपर या अंदर की तरफ उसको छोड़ दिया। जो कोकून है या तो मृदा के ऊपर छोड़ देगा या मृदा के अंदर छोड़ देगा। कृमि भ्रूण कोकून में रहते हैं। जो कृमि है, जो भाई कृमि बन रहे हैं वो क्या है, कोकून के अंदर ही बनेंगे। ये देखो दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम, जब आप जूम करोगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे इसमें वर्म है। तो यहाँ पर कोकून में रहते हैं। लगभग 3 सप्ताह बाद यानी 3 वीक्स के बाद में 4 की औसत में कोकून 2 से 20 यानी कि जो कोकून है वो कितने कृमियों का निर्माण करेगा, 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण करेगा। यानी कि बेबी जो बेबी है हमारे अर्थवॉर्म के वो 2 से 20 रेशो में हो सकते हैं। कृमि में परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्यों? आपने अभी देखा कहीं पर भी लार्वा बना क्या? जब लार्वा बनता है तो अप्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर तो कोई लार्वा नहीं बना, इसलिए ये कैसा है, डायरेक्ट होता है। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। आपसे पूछा जा सकता है जो केंचुआ है उसमें निषेचन कैसा पाया जाता है और परिवर्धन कैसा पाया जाता है, तो बाहरी निषेचन पाया जाता है और प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। बाहरी निषेचन पाया जाता है और प्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। आया समझ में? क्लियर हो गई यहाँ तक बात? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लेना। आर्थिक महत्व, अब हम देखेंगे इसका आर्थिक महत्व क्या है। क्योंकि हमें पता है बच्चों, क्योंकि फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं, बिकॉज ऑफ ये मिट्टी को उथल पुथल करते हैं और उसको उपजाऊ बनाते हैं। इसका बेस्ट इसका जो है, और ये वर्मी कंपोस्ट के फॉर्मेशन में भी काम करते हैं, खाद बनाने में भी यूटिलाइज होते हैं। तो केंचुआ किसानों का मित्र कहलाता है। ये मिट्टी में छोटे छोटे बिल बनाता है जिससे कि मिट्टी छिद्रित हो जाती है। पोर्स ज़्यादा फॉर्मेशन होंगी तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, मिनरल्स और खनिज लवणों का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, है ना। बढ़ते पौधों की जड़ों के लिए वायु की उपलब्धता, गैसों का विनिमय अच्छा होगा, है ना। और उनके नीचे की बढ़ना सुगम हो जाती है। क्या होती है कि जो जड़ें हैं वो क्या करेंगी भाई, पोर्स अच्छे होंगे। मान लो कि ये कोई एक पौधा है, ये इसकी जड़ है, ठीक है। यदि मैं ये जो मिट्टी है ना, अब इस मिट्टी को मैं बार बार पोली करती जाऊं, पोली बोलते हैं अपन अच्छे वाली लैंग्वेज में, इस मिट्टी को पोली करती जाऊंगी तो गैस आराम से आ जाएगी, है ना, गैस आराम से आ जाएंगी, वाटर अच्छे से इनटेक होगा और जो मिनरल्स हैं, जो खनिज लवण है वो आराम से जड़ें ग्रहण कर पाएगी, है ना। तो इस तरीके से क्या होगी, उपजाऊता बढ़ेगी, पौधे अच्छी वृद्धि करेंगे। इस प्रकार केंचुआ द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य किया जाता है, विधि का अपनाई जाती है और इसकी उर्वरकता शक्ति, जो उर्वरकता है ना, वो बढ़ाई जा सकती है। वर्मी कंपोस्ट जो है खाद का निर्माण करते हैं। केंचुए मछली पकड़ने के लिए भी
जो फिशिंग करते हैं, जो मछली पकड़ने का कार्य करते हैं मछुआरे, वो क्या करते हैं, अपनी जो एक फिशिंग करने के लिए जो रोड होती है, जो एक वो होती है बांध करके, और उसमें क्या करते हैं, केचुआ बांध दिया जाता है ना। और केचुआ क्या करता है, मछली को प्रलोभन देता है, लालच देता है कि आओ। मछलियाँ सोचती है तो हमारा खाना है, लेकिन वो तो किसी और का खाना बन जाती है, हाँ या ना, वो किसी और का ही खाना बन जाती है, क्योंकि लालच, इसलिए कहते हैं लालच बुरी भला है। इस तरीके से बच्चों आज हमारा केचुआ खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको केचुआ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि केचुए पे मैंने कहीं कहीं बहुत ज़्यादा जोर दिया है, किसी टॉपिक को बहुत ऐसे ही पढ़ाया है, किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। इसलिए पढ़ाया क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से उठ करके आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से उठ करके आते हैं, नीट के लिए भी और हमारी 11th के लिए भी, और अलग अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जहाँ पर एनाटॉमी आती हो। समझ में आया? तो हमें नोट्स तैयार करना है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रॉग। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए पार्ट के साथ में। धन्यवाद।